नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज सैटरडे है और सैटरडे का आज हमारा विषय, जैसा कि हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। और पीसीएस जे के लिए, जुडिशरी के लिए, एचजीएस के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। तो उसी को हम लोगों ने शुरू किया था, जो कि हम हर सैटरडे को इसका सेशन लेते हैं, इसकी वीडियो डालते हैं। लास्ट जो सेशंस थे टीपीए के, उसमें मैं आपसे इंडेक्सिंग के बाद में टीपीए के को मैंने लास्ट टाइम जब छोड़ा था तो कई प्रश्न आपसे किए थे। उसमें पहला प्रश्न था कि संपत्ति का अंतरण है क्या, दूसरा था कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, तीसरा प्रश्न था कौन अंतरित कर सकता है। अब देखिए, कोई भी एक्ट है, आपको स्टोरी फ्रेम करनी है। स्टोरी ऐसे ही फ्रेम करनी है कि है क्या, क्या अंतरित हो सकता है, कौन अंतरित कर सकता है, किस तरीके से प्रभावी होगा, हाउ इट विल बी इफेक्टेड। तो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ में हम लोग आएंगे। सेक्शन 5 में बताता है कि संपत्ति अंतरण क्या है, सेक्शन 6 में कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, सेक्शन 7 में बताता है कि कौन अंतरण करने में सक्षम है, अंतरणकर्ता की सक्षमता बताता है, और 8 जो है बताता है कि किस तरीके से इफेक्ट होगा। चलिए, आज का वीडियो हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, संपत्ति का अंतरण है क्या। आप अन अकेडमी पर अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। अन अकेडमी लाया है आपके लिए जुडिशरी मेंस टेस्ट सीरीज। आपकी, क्योंकि मेंस इज इम्पोर्टेंट पोर्शन फॉर योर सिलेक्शन, और अगर आप मेंस में अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आप मेरा कोड SLAW10 को यूज करके किसी भी अन अकेडमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये जुडिशरी की मेंस टेस्ट सीरीज को लिखने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 90 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके जुडिशरी को, पीसीएस जे के एग्जामिनेशन को की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। इसमें ये मेंस टेस्ट सीरीज प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए है, और इसमें आप अगर ज्वाइन होते हैं, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप मेरा कोड SLAW10 लेके ये ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको 10% रिबेट भी मिलेगी फीस में। साथ ही साथ आप इस जुडिशरी मेंस टेस्ट सीरीज को अप्रोच करके अपने तैयारी का असेसमेंट भी कर सकते हैं, और अब तैयारी आपकी और बेहतर कैसे हो सकती है, क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, ये आप इस यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया समय है कि आप अपने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और अगर आप तो आज हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अंतरण से क्या तात्पर्य है। तो आइए देखिए, जितना चीजें हम लोगों ने पहले अभी तक देखी है उसी को रिलेट करके हमको यहाँ पे पढ़ना है कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 5 में दी गई है। मैंने पिछली बार आपको कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि संपत्ति अंतरण है क्या, संपत्ति के अंतरण का क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, और ये एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही था जिसका जवाब हमको सेक्शन 5 से मिल रहा है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये जानने के बाद में कि संपत्ति का अंतरण है क्या, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था क्या चीज अंतरित की जा सकती है, किन संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 से हम वो पूरा फॉर्मेट निकालेंगे। उसके बाद कौन कर सकता है, ये सब प्रश्न, कोई भी चीज ऐसी हो, प्रश्न खुद ही से आपको ड्राफ्ट करने हैं। कौन कर सकता है, सेक्शन 7 बताएगा। इसी तरीके से किस प्रकार संपत्ति का अंतरण प्रभावी होगा, सेक्शन 8 बताएगा, और बाकी सेक्शन 9 लास्ट टाइम हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो अगर सेक्शन 5 में देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो शुरुआत उसकी ऐसे ही हुई है कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, संपत्ति अंतरण का तात्पर्य है क्या? अब देखिए यहां पे मैं पार्ट पार्ट में आपको लिखाऊंगा, आपको भी इसी तरीके से समझना है। एन एक्ट, सबसे पहली चीज जो लिखी है वो क्या लिखा है? एक कार्य। एन एक्ट बाय विच फिर लिखा है बाय विच अ लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति, अ लिविंग पर्सन कन्वेज, देखिए कन्वेज। आगे आप देखिए लिखा है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, या तो वर्तमान में या भविष्य में। एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति संपत्ति को प्रेजेंट या फ्यूचर में कन्वे करता है। किसको कन्वे करता है, किसको देता है? तो यहां पे देखिए, टू अनदर लिविंग पर्सन, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ। देखिए 1929 में ये अमेंडमेंट हुआ था और ये जोड़ा गया था, और टू हिमसेल्फ, यानी कि वो दूसरे के साथ साथ खुद को भी अंतरित कर सकता है, ये भी एक प्रोविजन जोड़ा गया। और टू हिमसेल्फ और मोर वन और मोर अदर पर्सन्स, and to transfer property is to perform such act। ये जो एक्ट जिसको शुरू में बोला गया है उसी एक्ट को परफॉर्म करना, यही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। अब देखिए इस डेफिनेशन को अगर देखिए, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को, या खुद को या अपने अलावा किसी और के साथ में भी। एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अंतरण, इसी कार्य को करने को कहा जाता है। अब देखिए एक एक वर्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं एन एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये क्या इंगित कर रहा है? यहां पे दो चीजें इंगित कर रहा है, दो चीजें बता रहा है एक्ट। क्या बता रहा है? पहली चीज क्या बता रहा है कि कोई ना कोई कार्य आवश्यक है, एक्ट इज रिक्वायर्ड। पहली चीज क्या बता रहा है? एक्ट इज रिक्वायर्ड, कोई ना कोई कार्य आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी से क्या डिराइव हो रहा है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी, नॉट ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली। मतलब क्या है कि अपने आप ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली सेटलमेंट में कुछ नहीं करना है, अपने आप ही फैमिली प्रॉपर्टी है वो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है सब लोगों में। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि एक तो कोई ना कोई कार्य आवश्यक है, दूसरा नॉट ट्रांसफर्ड, अपने आप ट्रांसफर नहीं होती है, कोई ना कोई कार्य चाहिए। तो पहला तो कार्य हो गया। उसके बाद देखिए लिविंग पर्सन। अब यहां पे लिविंग पर्सन हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे ये किसकी बात कर रहा है? ट्रांसफरर की, अंतरणकर्ता की बात कर रहा है। और ट्रांसफरर
को आप देखिए, अगर इसी सेक्शन 5 के पैरा 2 सेकंड पैरा में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो शब्द व्यक्ति शब्द शामिल कर रहा है। किसको शामिल कर रहा है? इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो, मतलब नेचुरल पर्सन जो प्राकृतिक व्यक्ति है उसके साथ साथ अप्राकृतिक व्यक्ति को भी शामिल कर रहा है। अब अप्राकृतिक व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? कंपनी, एसोसिएशंस, इन सब को ये शामिल कर रहा है। अगर इसी तरीके से आप देखिए, हम लोग इंडियन पीनल कोड, मैं इंडियन पीनल कोड को आपकी लाइव और फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे ले रहा हूं। वहां पे अगर आप मुझको देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, तो ये डिस्कशन मैं कर चुका हूं। मैंने आपको वहां पे बताया है सेक्शन 6 आईपीसी की कुंजी कही जाती है। सेक्शन 6 इज कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसी तरह सेक्शन 5 जो है वो टीपीए की कही जाती है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कुंजी कही जाती है। ठीक है, क्यों? वही हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे एक्ट को के एंट्री के बेसिस को तैयार कर रही है कि किस तरीके से हम पूरे एक्ट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो। इसी तरीके से हम लोगों ने आईपीसी में भी देखा था जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, ठीक है, वो सेक्शन 11 में मैंने पर्सन के रूप में पढ़ाया था। ठीक, कि वहां पे भी जो पर्सन शब्द है वो इंक्लूड्स कंपनी एड और एसोसिएशंस। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है कि क्योंकि अपने आप ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए क्या जरूरी होगा? कन्वेंस। और कन्वेंस का मतलब क्या है? कन्वेंस का मतलब है कि कोई ना कोई क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट, कोई ना कोई नए हित का सृजन होना ये आवश्यक है। ठीक है, कन्वेंस का मतलब यही है। यहाँ पे जो कन्वेंस के रेफरेंस में बात की जा रही है वो यही है कि कोई ना कोई नए हित का सृजन आवश्यक है। और किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ ट्रांसफरी, यानी अंतरिती के पक्ष में कोई ना कोई नया हित सृजित होना चाहिए। इसका मतलब अपने आप में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसीलिए ये कहा गया कि जैसे फैमिली सेटलमेंट हो गया, पारिवारिक जो बंटवारा हो जाता है, ठीक है, वो वहां पे नया हित सृजित नहीं होता है, वही हित होते हैं और वो केवल अंतरित, केवल मिल जाते हैं उनको। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट केस था, इसको नोट कर लीजिए, साधु माधव वर्सेस पंडित मुकुंद। ये बताता है कि फैमिली सेटलमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए जो पार्टीशन है, पार्टीशन इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी दो भाइयों की है, पार्टीशन होके अलग अलग अगर हो जा रही है, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे कन्वेंस नहीं हो रहा है, कोई नया हित सृजित नहीं हो रहा है, उस पर दोनों का हित था ऑलरेडी, केवल उनका पार्टीशन हुआ है। ठीक है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, सरीन वर्सेस अजीत कुमार, जिसमें ये कहा गया, ये धारित किया गया कि पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप इसमें हम लोग देखते हैं, अगली चीज हो गई प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो शब्द प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी पे पूरा एक लेक्चर बनाया था कि संपत्ति होती क्या है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वर्ड है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में यूज किया गया है, मतलब विस्तृत रूप में इसको यूज किया गया है। यानी कि क्या है, ये दोनों प्रकार की, सभी प्रकार की संपत्तियों को शामिल कर रहा है, चाहे वो स्थावर संपत्ति हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो जंगम संपत्ति हो, मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, यानी टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो। तो किसी भी प्रकार की, सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को ये शामिल कर रहा है।
अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। यहाँ पे जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये क्या प्रॉपर्टी के रेफरेंस में यूज किया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो प्रेजेंट और इन फ्यूचर है ये प्रॉपर्टी के रेफरेंस में इस्तेमाल है? क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ ही कंबाइन करके लिखा गया है। तो आप यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियरली जान लीजिए कि ये जो शब्द प्रेजेंट और इन फ्यूचर, या तो वर्तमान में या भविष्य में, ये प्रॉपर्टी के रेफरेंस में नहीं यूज किया गया है। प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर, अंतरण तभी होगा जब वो प्रेजेंट प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो फिर ये जो प्रेजेंट और इन फ्यूचर है ये किस रेफरेंस में यूज किया गया है? तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लिख लीजिए जुगल किशोर का। जुगल किशोर, तो जुगल किशोर का जो ये केस है, इसी केस में ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी डज नॉट क्वालिफाई प्रेजेंट और इन फ्यूचर। इसका क्या तात्पर्य है कि प्रॉपर्टी हमेशा एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और जो प्रेजेंट और इन फ्यूचर की जो ये बात कर रहा है ये इस रेफरेंस में कर रहा है कि कब उसको का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के रेफरेंस में है कि कब ट्रांसफर हो सकता है, कि वो आज ट्रांसफर हो सकता है वो बाद में ट्रांसफर हो, लेकिन कहीं से भी ये प्रॉपर्टी के रेफरेंस में नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमेशा एग्जिस्टेंट होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर, ठीक है। वैलिड अगर ट्रांसफर चाहिए तो प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर। ट्रांसफर या तो प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में होता है। जो अंतरण है वो या तो वर्तमान में हो सकता है या भविष्य में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, यानी ये अंतरण जो हो रहा है एक जीवित व्यक्ति द्वारा अन्य जीवित, एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को हो रहा है। अब यहाँ पे जो लिविंग पर्सन की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? वहां पे हमने देखा था ट्रांसफर की बात हो रही थी, यहाँ पे ट्रांसफरी की यानी अंतरिती की बात हो रही है। यहाँ पे अंतरिती की बात हो रही है, और ये जो वर्ड है वन और मोर अदर लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे मेरा एक प्रश्न आपसे है, वो ये है कि अगर ये बोल रहा है कि टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, यानी कि जीवित व्यक्ति को ही अंतरित हो सकती है, यानी अंतरित जीवित व्यक्ति होना चाहिए, तो आखिर सेक्शन 13 क्या बोल रहा है? सेक्शन 13 तो यही कह रहा है कि अनबॉर्न पर्सन को जो संपत्ति का अंतरण है वो अजन्मे व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में ये अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको कवर करते हैं। चलिए यहां पे अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और टू हिमसेल्फ, स्वयं को भी कर सकता है अंतरित। अब देखिए यहां पे स्वयं को अंतरित करने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि भाई मेरे पास तो संपत्ति है, मैं खुद ही को अंतरित क्यों करूंगा? तो यहां पे किस ट्रांसफर की बात कर रहा है? यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात कर रहा है। मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और खुद ही को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पे अगर मैं खुद को कर रहा हूं तो लीगल स्टेटस मेरा चेंज होना चाहिए। मेरी जो विधिक अवस्था है वो चेंज होगी, वो बदल जाएगी। मेरी संपत्ति एज नेचुरल पर्सन मेरे पास में थी, लेकिन जब मैं खुद को अंतरित कर दूंगा तो यहां पे ये या तो आप वक्फ कह लीजिए, और या तो इसको वक्फ कह सकते हैं, और यूनिलैटरल में या तो ट्रस्ट एक्ट पे आप अगर देखें ट्रस्ट बोल सकते हैं आपको। अब ट्रस्ट में मैंने खुद ही को बेनिफिशियरी बना लिया, यानी कि टू ओन सेल्फ, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे जो संपत्ति और टू हिमसेल्फ जो यूनिलैटरल की बात कर रहा है, यहाँ पे ये ट्रस्ट के फॉर्म में आता है। मतलब क्या हुआ? लीगल स्टेटस व्यक्ति का चेंज हो जाता है, तो वो खुद को भी अंतरित कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
तो और टू हिमसेल्फ और मोर अदर पर्सन्स, ये बात तो क्लियर ही है कि खुद को या अपने साथ में किसी अन्य व्यक्ति को भी। यहाँ पे ये बेनिफिशियरी के पार्ट पे भी बात कर दे रहा है, क्योंकि जब ट्रस्ट एक्ट में हम लोग देखेंगे, अगर आपने ट्रस्ट एक्ट वाला मैंने बनाया हुआ था इंडेक्सिंग, उसमें देखेंगे तो मैंने ट्रस्ट के बारे में आपको समझाया भी था, तो वहां पे आप देखिएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो ट्रस्टी की बात कर रहा है। तो एक तरीके से यही है संपत्ति का अंतरण, जो हम लोगों को समझना है। तो ये हमारा आज का सेशन था। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो एक बहुत ही, और ये पोर्शन से लगातार क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो सेशन होगा कि संपत्ति का, कौन सी संपत्ति का अंतरण हो सकता है, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधा प्रश्न आता है, मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है, और टेक्निकल भी है, उसको आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। मेरी क्लास आप अनअकैडमी पे फ्री भी अटेंड कर सकते हैं। आईपीसी को मैं सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट सबके साथ में कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।